द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डुहिग ने बताया है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और सही तरीके से बदलना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट बना लें, हर दिन थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करने की हैबिट डाल लें, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर अपने गोल्स पर काम करने की हैबिट बना लें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा कैसे पाएं और गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं। यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस पावरफुल बुक की पूरी समरी आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जिससे आप तुरंत अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, आदतों का लूप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो चीजें बार बार होती हैं, वे आखिर क्यों होती हैं? क्यों हम सुबह उठते ही अपने फोन को चेक करते हैं? क्यों हम बिना सोचे समझे चाय या कॉफी बना लेते हैं? और क्यों कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन सा लगता है? एक सुबह मार्क नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस के रास्ते में था। हर दिन की तरह वह एक ही रूट से जाता, वही कॉफी शॉप पर रुकता, वही कॉफी ऑर्डर करता और फिर अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाता। यह सब उसके लिए इतना नॉर्मल था कि उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वह कॉफी लेने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट घर पर ही रह गया है। वह अचानक रुका, हैरान रह गया। क्या वह सच में कॉफी पीना चाहता था या यह बस एक आदत थी? यही है आदतों की ताकत। वे हमें एहसास कराए बिना हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर आदत एक साइकिल में चलती है, एक क्लू, एक रूटीन और एक रिवॉर्ड। इसे हैबिट लूप कहा जाता है। जब भी कोई क्लू हमें ट्रिगर करता है, हम अनजाने में एक निश्चित रूटीन फॉलो करने लगते हैं और अंत में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है जो हमारे दिमाग को यह आदत बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। मार्क के केस में कॉफी शॉप की खुशबू और रोज की दिनचर्या उसके लिए क्लू था। वहां रुककर कॉफी खरीदना उसकी रूटीन थी, और जब वह उस कॉफी की पहली चुस्की लेता तो उसे जो संतुष्टि और ताजगी महसूस होती, वही उसका रिवॉर्ड था। हमारे दिमाग में बेसल गैंग्लिया नाम का एक हिस्सा होता है जो इन आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो हमारा दिमाग इसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, जिससे हमें ज्यादा सोचना न पड़े। यह सुविधा तो देता है, लेकिन कई बार यह नुकसानदायक भी बन सकता है। एक दिन मार्क ने एक एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकला तो उसने फैसला किया कि वह कॉफी शॉप के सामने से जरूर गुजरेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। जब वह वहां पहुंचा तो कॉफी की खुशबू ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोका। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसे इस आदत की जरूरत महसूस होना बंद हो गई। यह दिखाता है कि आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनका लूप समझना जरूरी है। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें रूटीन बदलनी होगी, न कि क्लू और रिवॉर्ड। मार्क ने वही किया। उसने अपनी आदत के क्लू को पहचाना, लेकिन रूटीन बदल दी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें हैं जो इसी लूप में फंसी हुई हैं? क्या आप बिना भूख के ही स्नैक्स खाते हैं? क्या आप मोबाइल स्क्रॉलिंग में घंटों बर्बाद कर देते हैं? या फिर बिना जरूरत के शॉपिंग कर लेते हैं? यह सब आदतों के लूप का ही हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप अगली बार किसी आदत को बदलने की कोशिश करें तो खुद से यह सवाल पूछें, इस आदत का क्लू क्या है, इसकी रूटीन क्या है, और मैं किस रिवॉर्ड की तलाश में हूं। अगर आप इस लूप को पहचान लेंगे तो किसी भी आदत को बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकता है, जबकि दूसरा बार बार अलार्म स्नूज करता रहता है? इसका जवाब है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अनीता
एक बेहद होनहार स्टूडेंट थी। वह अपने क्लास में हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह किसी भी चीज को लंबा फॉलो नहीं कर पाती थी। जब भी वह किसी नए गोल को सेट करती, शुरुआत के कुछ दिनों तक पूरा जोश रहता, लेकिन धीरे धीरे उसका मोटिवेशन खत्म होने लगता। उसने कई बार सुबह जल्दी उठने, हेल्दी खाने और सोशल मीडिया कम करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ दिनों में वह अपनी पुरानी आदतों में लौट आती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी मसल की तरह है। अगर इसे रोजाना ट्रेंड किया जाए तो यह मजबूत बनती है, और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह कमजोर हो जाती है। अनीता को समझ नहीं आया कि इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बनाया जाए। तब उसके प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। उन्होंने कहा, हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज पर कंट्रोल रखो। कोई बड़ी आदत बदलने की कोशिश मत करो, बस एक आसान सी चीज चुनो और उसे हर हाल में पूरा करो। अनीता ने तय किया कि वह हर दिन अपने बेड को सही तरीके से लगाएगी। यह एक बहुत ही छोटा सा टास्क था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। पहले दिन उसे यह बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे एक जरूरी काम की तरह लेने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वह दूसरी चीजों पर भी बेहतर कंट्रोल करने लगी थी। वह पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पा रही थी, जंक फूड से खुद को रोक पा रही थी, और यहां तक कि सोशल मीडिया की लत भी कम होने लगी थी। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक ऐसी कीस्टोन हैबिट है जो हमारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को एक छोटे से काम के जरिए मजबूत कर लेते हैं, तो यह आपके पूरे जीवन में बदलाव ला सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। इसमें बच्चों को एक रूम में बैठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वे तुरंत वह मार्शमैलो खा सकते हैं, या फिर 15 मिनट इंतजार करने के बाद 2 मार्शमैलो पा सकते हैं। कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया, जबकि कुछ ने खुद को रोकने की कोशिश की। जो बच्चे 15 मिनट तक इंतजार कर सके, वे बड़े होने के बाद ज्यादा सफल हुए। इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो इंसान को सफलता और असफलता के बीच का फर्क समझाती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब भी हम किसी चीज को टालते हैं या अपने मन की करने लगते हैं, तो यही हिस्सा कमजोर पड़ता है। लेकिन जब हम खुद को अनुशासित, डिसिप्लिन्ड रखते हैं, तो यह हिस्सा मजबूत होता जाता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस हासिल करनी होंगी। जब भी आप किसी चीज का विरोध करते हैं, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मीठा खाने से बचना या बिना वजह फोन चेक करने से खुद को रोकना, तो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी और मजबूत होती जाती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह ट्रेंड कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में किसी एक छोटी आदत को सुधार सकते हैं, जिससे आपकी बाकी आदतें भी सुधर जाएं? अगर हां, तो आज ही एक आसान सा टास्क चुनें और उसे पूरे दिल से निभाएं, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड होती है? वे हमेशा समय पर रहते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं और तनाव मुक्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ एक प्लान के मुताबिक चल रही हो, लेकिन ये सब जादू से नहीं होता। इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, सुनियोजित आदतें, डिलिबरेट हैबिट्स। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हर चीज बेतरतीब, अनऑर्गेनाइज्ड थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता, लेट ऑफिस पहुंचता और पूरे दिन स्ट्रेस में रहता। उसे लगता था कि वह बहुत बिजी है, लेकिन दिन के अंत में उसे महसूस होता कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर कहा, अनुज, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तुम्हें अपने दिन को प्लान करना सीखना होगा। शुरू में उसे समझ नहीं आया
कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब उसने इस पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि वह दिन भर अपने काम को बिना किसी स्ट्रक्चर के कर रहा था। वह जरूरी और गैर जरूरी कामों को अलग किए बिना बस हर चीज में उलझा रहता था। यही वजह थी कि वह हमेशा थका हुआ महसूस करता, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय घटती जा रही थी। उस दिन के बाद उसने एक फैसला किया। वह अपने पूरे दिन को सुनियोजित, प्लान्ड आदतों में बदलना चाहता था। उसने सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों को सुधारने का फैसला किया। अब वह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करता, फिर कुछ मिनटों तक ध्यान, मेडिटेशन लगाता और अपने दिन की प्लानिंग करता। उसने तय किया कि हर रात सोने से पहले वह अगले दिन के सबसे जरूरी 3 काम लिखेगा, ताकि सुबह उठते ही उसे पता हो कि उसे क्या करना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह पहले से ज्यादा फोकस्ड था, उसका स्ट्रेस कम हो गया था और वह ज्यादा खुश रहने लगा था। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को सुनियोजित बना लिया था। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि बेतरतीब आदतें हमारी जिंदगी में अराजकता, केओस लाती हैं, जबकि सुनियोजित आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हैं तो हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाते हैं और हमारे अंदर एक स्पष्टता, क्लैरिटी आती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को सुनियोजित बनाना होगा। आपको यह तय करना होगा कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप सुबह बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिन भर मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को प्लान करें। सुनियोजित आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे हमारी एनर्जी और समय को बचाती हैं। जब आप अपने दिन को पहले से सेट कर लेते हैं तो आपको हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करना है। आपकी आदतें खुद ब खुद आपको सही दिशा में ले जाती हैं। अनुज की तरह आप भी एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज से ही तय करें कि आप हर रात अपने अगले दिन की प्लानिंग करेंगे। अपने सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाई और उन्हें प्राथमिकता, प्रायोरिटी दें। अपनी सुबह की आदतों को इस तरह बनाएं कि वे आपको दिन भर एनर्जी और मोटिवेशन दें। जब आप अपनी आदतों को सुनियोजित कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादा संतुलित, ज्यादा सफल और ज्यादा खुशहाल। चैप्टर 4, कीस्टोन आदतें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव कैसे ले आते हैं? कोई अचानक हेल्दी हो जाता है, कोई अमीर बन जाता है, तो कोई अपने करियर में ऊंचाइयां छूने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी बदलावों की जड़ में एक चीज कॉमन होती है, कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। एक दिन राहुल नाम का एक युवक अपने मोटापे से परेशान होकर जिम ज्वाइन करता है। पहले कुछ हफ्तों तक उसे बहुत मुश्किल होती है। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डाइट कंट्रोल करना, ये सब उसकी पुरानी आदतों से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा। धीरे धीरे उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। न सिर्फ उसका शरीर फिट होने लगा बल्कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी। अब वह हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा और यहां तक कि उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। उसे अपने काम में ज्यादा फोकस और एनर्जी महसूस होने लगी। यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक आदत ने बाकी सभी चीजों पर असर डाल दिया। यही है कीस्टोन आदतों की ताकत। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप एक सही आदत को अपनाते हैं तो वह दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म देती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नदी का बहाव तय हो जाए। उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसी दिशा में बहने लगेगा। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वे न सिर्फ हेल्दी होते हैं बल्कि उनके फाइनेंस, रिलेशनशिप
और मेंटल हेल्थ भी सुधरते हैं। वे कम खर्चीले बन जाते हैं, ज्यादा अनुशासित होते हैं और तनाव से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसकी फिजिकल फिटनेस तो बेहतर हो ही चुकी थी, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में भी जबरदस्त इजाफा महसूस हुआ। अब वह लोगों से खुलकर बात करने लगा, नए मौके ढूंढने लगा और अपने करियर में भी नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी एक आदत है जो अगर आप बदल लें तो बाकी सब कुछ भी बदलने लगेगा। क्या यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है? क्या यह हेल्दी खाना हो सकता है? क्या यह रोज किताब पढ़ना हो सकता है? जब आप अपनी कीस्टोन आदत को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार इसे अपनाने की हिम्मत कीजिए और फिर देखिए कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता क्यों हासिल करती हैं जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती हैं? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं? यह सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, उनकी आदतें। 1987 में अमेरिकी रिटेल कंपनी एल्बर्टसन्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नई स्ट्रैटेजीज आजमा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से उसे वह सफलता नहीं मिल रही थी जो वह चाहती थी। मैनेजमेंट ने कई बार मार्केटिंग कैंपेन बदले, नई स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन ग्राहक बार बार किसी और ब्रांड की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कंपनी की आदतों को बदलने पर फोकस किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि स्टाफ ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और स्टोर्स में ग्राहकों का अनुभव खास नहीं था। उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस नई आदत का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ब खुद वापस आने लगे। कुछ ही वर्षों में एल्बर्टसन अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, कल्चर को बदल देती हैं। 1980 के दशक में एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका एल्कोआ को लगातार घाटा हो रहा था। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली तो सभी को लगा कि वह प्रॉफिट बढ़ाने की कोई नई रणनीति लाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने कंपनी की सुरक्षा आदतों पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने एक नियम बना दिया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी चोट के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए पूरी कंपनी को मिलकर काम करना होगा। शुरुआत में निवेशकों को यह बात अजीब लगी। वे सोच रहे थे कि कंपनी का फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए, न कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ सालों के अंदर अजीब तरीके से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कर्मचारी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उनका काम करने का तरीका सुधरने लगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में एल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। ये दोनों उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब कंपनियां अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ देती हैं। जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर फोकस करती है तो उसकी पूरी वर्क कल्चर बदलने लगती है। अगर आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी टीम समय पर काम कर रही है? क्या ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या हर कोई कंपनी के विजन को समझता है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सही आदतें विकसित करते हैं तो आपकी कंपनी भी उन सफल ब्रांड्स की तरह बन सकती है जिन्हें लोग न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उन पर भरोसा भी करते हैं। चैप्टर 4, हम अपनी आदतें क्यों बदल सकते हैं?
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाता है, तो कोई अपनी बुरी आदतों के जाल में फंसा रहता है? क्या सच में हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, या फिर हम उन्हीं के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर हैं? सुबह के समय नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने खुद से एक वादा किया था। वह रोज सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि 5 साल बीत चुके थे और वह अब भी देर रात तक जागता, अनहेल्दी खाना खाता और सुबह लेट उठता था। उसने कई बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता था। उसे लगने लगा था कि वह कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक दिन जब वह अपने एक दोस्त से मिला तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसके दोस्त ने उसे कहा, नीरज, तुम बार बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली समस्या यह है कि तुम यह मान ही नहीं रहे कि तुम बदल सकते हो। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग में एक पैटर्न की तरह सेट हो जाती हैं। जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो वह हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। इसलिए जब हम कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। यह वही एहसास है जब कोई इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से तलब लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा विश्वास, बिलीफ। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। नीरज ने पहली बार इस पर गहराई से सोचा। उसने समझा कि जब तक वह खुद को एक लेट उठने वाला इंसान मानता रहेगा, तब तक वह कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाएगा। उसे अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना होगा, यानी खुद को एक नया इंसान मानना होगा जो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देता है। कुछ दिनों बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने सिर्फ सुबह जल्दी उठने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी मानसिकता बदल दी। उसने खुद से कहा, मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उसकी पहचान बन गई थी। और जब कुछ हफ्ते बीते तो उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया में कई लोग अपनी सबसे कठिन आदतों को भी बदल चुके हैं। नशे की लत छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिलियनियर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, ये सभी कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया। और यही बदलाव की असली कुंजी है। अगर आप भी अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद को नया इंसान मानना शुरू करें। ये मत कहिए कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये मत कहिए कि मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए, मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। याद रखिए, हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है, तभी असली बदलाव आता है। तो अब आप जान चुके हैं कि हमारी जिंदगी में आदतों की कितनी ताकत होती है। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, या हमें वहीं रोक सकती हैं जहां हम सालों से खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं, अगर हम सही तरीके से इसे समझें और उस पर एक्शन लें। द पावर ऑफ हैबिट किताब हमें यही सिखाती है कि हर हैबिट का एक लूप होता है, और अगर हम अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन बदल दें तो हम अपनी आदतों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप रोज छोटे छोटे बदलाव लाएंगे
तो कुछ ही महीनों में आपको एक पूरी तरह से नई और बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखने को मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे या उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने देंगे? अगर आप अपने फ्यूचर को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही एक नई अच्छी हैबिट की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। हमारी असली ताकत मौन में ही छिपी हुई है। इस किताब में मौन को सिर्फ एक आध्यात्मिक साधन नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक हीलिंग पावर के रूप में देखा गया है। जब हम लगातार भाग दौड़ में रहते हैं, तब हमारा मन भी उतना ही थक जाता है जितना कि हमारा शरीर। लेकिन जिस तरह हम अपने शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, वैसे ही हमारे मन को भी आराम की जरूरत होती है, और वह आराम हमें मौन से मिलता है। यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली सोच को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। यह वीडियो आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप कब से अपने लिए एक पल की शांति नहीं निकाल पाए हैं, कब से आपने खुद के साथ समय नहीं बिताया है। यह वीडियो आपको यह याद दिलाएगा कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर आप इस तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ पल शांति के पाना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं और जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम द पावर ऑफ साइलेंस की गहराइयों में उतरकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह किताब हमारी जिंदगी बदल सकती है और कैसे हम मौन की शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। चैप्टर 1, मौन का महत्व। एक अनकही शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब चारों ओर शांति होती है तो मन की गहराइयों से एक अनसुनी आवाज उठती है? एक ऐसी आवाज जो दुनिया के शोरगुल में खो जाती है, लेकिन जैसे ही आप मौन को अपनाते हैं, वह स्पष्ट होने लगती है। यह आवाज आपकी आत्मा की है, जो हमेशा बोलती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर ही हमारी दिनचर्या बन चुका है। सुबह उठते ही मोबाइल का अलार्म बजता है, फिर लगातार नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। दिन भर की भाग दौड़, ऑफिस का तनाव, सोशल मीडिया का अंतहीन शोर, और फिर घर लौटकर टीवी या म्यूजिक का तेज आवाज में बजना। हमने खुद को इतनी तेज रफ्तार में डाल दिया है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत से दूर होते जा रहे हैं। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की एक अवस्था है। यह वह स्थान है जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने भीतर की दुनिया को महसूस करते हैं, जो सामान्यतः शोर के कारण दब जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की दुनिया में मौन को कमजोरी समझा जाता है। हम हर समय कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि हमें खाली बैठने से डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर क्यों है? यह डर इसलिए है क्योंकि मौन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यह हमें हमारी कमजोरियों, हमारी अधूरी इच्छाओं और हमारे सबसे गहरे भय से रूबरू कराता है। जब आप शांति में बैठते हैं तो आपका मन आपको उन सवालों से घेरने लगता है जिनका सामना करने से आप बचते हैं। क्या मैं अपनी जिंदगी सही दिशा में जी रहा हूं? क्या मैं वास्तव में खुश हूं? मेरा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही कारण है कि हम अक्सर मौन से बचने की कोशिश करते हैं। हम किसी न किसी चीज में खुद को उलझाए रखते हैं ताकि हमें अपने ही मन की गहराइयों से न जूझना पड़े। लेकिन कार्डिनल रॉबर्ट सेरा हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वह अपनी आत्मा के करीब आ जाता है। जब आप मौन में होते हैं तो आपको वह सत्य दिखाई देने लगता है जो शोर में छिपा रहता है। यह सत्य आपको डराता नहीं, बल्कि आपको मुक्त करता है। मौन का महत्व इस बात में है कि यह आपको बाहरी दुनिया से काटकर आपके भीतर की दुनिया से जोड़ देता है। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच कितनी साफ हो जाती है। आप जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगते हैं और अपने हर निर्णय को अधिक स्पष्टता के साथ समझ पाते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता मौन से ही जन्म लेती है। सभी महान संतों और विचारकों ने अपने जीवन में मौन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बुद्ध ने मौन में ही आत्मज्ञान प्राप्त किया, ईसा मसीह ने मौन में ही प्रार्थना की, और ऋषि मुनियों ने गहरी तपस्या में मौन को ही अपनी शक्ति बनाया।
जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम भी अपने भीतर उसी दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। लेकिन मौन को अपनाना इतना आसान नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक साधना है। जब हम पहली बार मौन में बैठते हैं तो हमें बेचैनी होती है, हमारा मन भटकने लगता है, विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है और हमें लगता है कि यह व्यर्थ की चीज है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से अपनाने लगते हैं, हमें एहसास होता है कि मौन हमारे भीतर एक असीम शांति ला सकता है। मौन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम दूसरों को अधिक ध्यान से सुनने लगते हैं, हम उनकी भावनाओं को बेहतर समझते हैं और इससे हमारे रिश्तों में गहराई आती है। मौन का महत्व सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो अक्सर हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा, चिंता या डर होता है। लेकिन अगर हम उस क्षण में मौन को अपनाएं तो हमें सही निर्णय लेने में आसानी होती है। मौन हमें संयम सिखाता है, धैर्य सिखाता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की शक्ति देता है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम मौन को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हर दिन कुछ मिनट के लिए खुद के साथ बैठें। कोई फोन, कोई टीवी, कोई संगीत नहीं, सिर्फ आप और मौन। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। और जब यह आपकी आदत बन जाएगी तब आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। आप पहले से अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक खुश महसूस करेंगे। चैप्टर 2, मौन की क्रांतिकारी शक्ति। आत्मा का अदृश्य संगीत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई महान संगीतकार कोई धुन बजाता है तो उसके सुरों के बीच मौन भी होता है? यही मौन संगीत को गहराई और आत्मा से जोड़ता है। लेकिन जब जीवन के इस शोरगुल भरे ऑर्केस्ट्रा में मौन खो जाता है तो हम अपने ही जीवन की धुन को सुनना भूल जाते हैं। मौन केवल शांति की अवस्था नहीं है, यह एक क्रांतिकारी शक्ति है जो हमें भीतर से बदल सकती है और हमारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। आज की दुनिया में मौन दुर्लभ होता जा रहा है। हम हर समय किसी न किसी शोर में डूबे रहते हैं, चाहे वह हमारे आसपास की दुनिया का हो या हमारे भीतर के विचारों का। सुबह से लेकर रात तक हमारे कान और दिमाग लगातार किसी न किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हमें कभी यह एहसास होता है कि यह लगातार चलने वाला शोर हमारे अंदर कितनी हलचल मचा रहा है? हम जितना ज्यादा इस बाहरी शोर में उलझते हैं, उतना ही ज्यादा अपने अंदर की शांति से कट जाते हैं। मौन सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत रखता है। जब हम मौन में होते हैं तो यह हमें हमारी आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। आमतौर पर हम अपने आसपास की दुनिया के हिसाब से जीते हैं। समाज की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करियर की डिमांड्स हमें इतना घेर लेती हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि हम वास्तव में कौन हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमें अपने ही भीतर छिपे कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मौन सिर्फ खुद को सुनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक तपस्या की तरह है जिसमें हमें खुद को उस डिवाइन पावर से जोड़ने का अवसर मिलता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब कोई व्यक्ति सच में मौन को अपना लेता है तो वह बाहरी दुनिया से कटकर अपनी आत्मा के सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। यही वह स्थान है जहां से सच्ची बुद्धिमत्ता और गहरी शांति जन्म लेती है। लेकिन इस मौन को अपनाना इतना आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति पहली बार मौन में बैठता है तो उसके भीतर विचारों का तूफान उठता है। उसे अपने बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंता और अधूरे सपनों की कसक सताने लगती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग मौन से बचते हैं। वे खुद को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने ही मन की गहराइयों में झांकने की जरूरत न पड़े। मौन से भागना कोई समाधान नहीं है। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाना है तो हमें मौन के इस तूफान को पार करना ही होगा। मौन की क्रांतिकारी शक्ति यही है कि यह आपको खुद से मिलवाने के साथ साथ आपकी आत्मा की शक्तियों को जागृत करता है। जब आप मौन में होते हैं
तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप अपने अंदर के डर, संदेह और असुरक्षा को पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना सीखते हैं। यह मौन ही है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। यह दुनिया हमें हर समय व्यस्त रखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर हम मौन में रहना सीख जाएं, तो हम उन सच्चाइयों को पहचान लेंगे जिनसे यह दुनिया हमें दूर रखना चाहती है। इस दुनिया में हमें बार बार यह बताया जाता है कि सफलता का मतलब व्यस्त रहना, धन कमाना और बाहरी वैलिडेशन प्राप्त करना है। लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली सफलता वह है जहां हम खुद को पूरी तरह से जान सकें, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को देख सकें और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सकें। मौन सिर्फ हमें मानसिक और आत्मिक स्तर पर नहीं बदलता, बल्कि यह हमारे व्यवहार और निर्णयों में भी बदलाव लाता है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमारी सहनशीलता बढ़ती है, हमारा गुस्सा कम होता है और हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझने लगते हैं। हम बेवजह की बहसों और अनावश्यक तनाव से बचना सीखते हैं। दुनिया के सभी महान संतों, योगियों और दार्शनिकों ने मौन को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना है। ईसा मसीह ने जंगलों में मौन साधना की, बुद्ध ने मौन में आत्मज्ञान प्राप्त किया और भारत के ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के जरिए मौन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाया। यह दिखाता है कि चाहे धर्म कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, मौन की शक्ति सार्वभौमिक है और हर किसी के लिए समान रूप से प्रभावी है। चैप्टर 3, आधुनिक दुनिया का संकट। शोर में डूबता मानव अस्तित्व। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतना ही अधिक हम अपने भीतर खालीपन महसूस कर रहे हैं? क्या आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में हर समय कोई न कोई आवाज गूंजती रहती है? मशीनों का शोर, फोन की रिंगटोन, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, न्यूज चैनलों की चीख पुकार। यह सब कुछ हमें यह एहसास भी नहीं होने देता कि हमारी आत्मा कब से मौन के लिए तरस रही है। आधुनिक दुनिया किस तरह एक अजीब तरह के संकट से जूझ रही है, एक ऐसा संकट जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि यह शोर में छिपा होता है। आज की दुनिया में हम हर समय कुछ न कुछ सुन रहे होते हैं, लेकिन क्या हम सच में किसी चीज को गहराई से सुन पाते हैं? जब सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले हमारा हाथ मोबाइल की तरफ जाता है। हमें तुरंत यह जानना होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किसने हमें मैसेज किया है, कौन सी नई खबर आई है। फिर दिन भर की भाग दौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। यह डिजिटल युग हमें यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया है कि जितना अधिक हम व्यस्त रहेंगे, उतना ही अधिक सफल होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा संकट यह है कि हमने मौन को खो दिया है। हम शोर को विकास और प्रगति का प्रतीक मानने लगे हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम शांत बैठ गए तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक हम इस शोर में डूबते जाते हैं, उतना ही अधिक हम अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं। आज हर व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि हमने अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठना बंद कर दिया है। शोर केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी बढ़ता जा रहा है। हमने अपने भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर ली है जो हमें हर समय किसी न किसी चीज में उलझाए रखती है। ये बेचैनी हमें शांत नहीं बैठने देती। जब भी हमें थोड़ा समय मिलता है, हम तुरंत कोई नया वीडियो देखने लगते हैं, कोई नया पॉडकास्ट सुनने लगते हैं या फिर अपने फोन को बार बार चेक करने लगते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमें खुद से मिलने का डर लगने लगा है। हमें अपने ही विचारों का सामना करने से डर लगता है। यह संकट केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता को प्रभावित कर रहा है। जब एक समाज मौन को खो देता है, तो वह अपनी आध्यात्मिकता को भी खो देता है। यह मौन ही है जो हमें आत्मनिरीक्षण करने की शक्ति देता है, हमें सही और गलत का भेद समझने की क्षमता देता है और हमें उस परम सत्य के करीब ले जाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हर जगह केवल शोर ही शोर होता है, तो हम इस सच्चाई से अंधे हो जाते हैं
आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा तनाव में हैं, पहले से ज्यादा अवसाद में हैं और पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम हर समय कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने मौन को अपने जीवन से निकाल दिया है। शोर केवल हमारे कानों तक ही सीमित नहीं रहता, यह हमारे मन और आत्मा को भी दूषित कर देता है। यह हमें वास्तविक शांति से दूर ले जाता है और हमें भ्रमित कर देता है कि अगर हम व्यस्त हैं तो हम खुश भी हैं। इस संकट से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मौन को फिर से अपने जीवन में लाना। हमें यह समझना होगा कि शांति और सच्ची खुशी शोर में नहीं, बल्कि मौन में छिपी होती है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम अपने मन के शोर को शांत करना सीखते हैं। हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जब हम पहली बार मौन में बैठते हैं तो हमें अजीब महसूस होता है। हमारा मन बेचैन होने लगता है, हमें हर चीज उथली और अधूरी लगने लगती है। लेकिन अगर हम इसे एक अभ्यास की तरह अपनाएं तो धीरे धीरे हमें मौन की शक्ति का अनुभव होने लगता है। हम पहले से अधिक स्थिर, पहले से अधिक संतुलित और पहले से अधिक शांत महसूस करने लगते हैं। आधुनिक दुनिया के इस संकट से बचने के लिए हमें कुछ बदलाव करने होंगे। हमें अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालना होगा जब हम पूरी तरह से मौन में रहें। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बातचीत नहीं। यह समय सिर्फ हमारे लिए हो, जहां हम अपने विचारों को साफ कर सकें, अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकें। यह छोटा सा कदम हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 4, मौन और ईश्वर का रहस्य। आत्मा की गहराइयों में ईश्वरीय स्पर्श। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़े होते हैं, अथाह समुद्र को निहारते हैं या रात के असीम आकाश में टिमटिमाते सितारों को देखते हैं, तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव क्यों होता है? वह कौन सी शक्ति है जो इन पलों में हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देती है? यह मौन की शक्ति है जो हमें ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। मौन केवल शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें ईश्वर के रहस्य को समझने की क्षमता भी प्रदान करता है। आज की दुनिया में हम हर समय भाग रहे हैं, व्यस्त हैं, शोर में घिरे हुए हैं। लेकिन जब हम किसी शांत जगह पर जाते हैं, जैसे किसी एकांत जंगल में, किसी पुराने मंदिर या चर्च में, या फिर अपने ही कमरे में, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब हमें अपने भीतर एक अलग एहसास होता है। यह एहसास हमें यह बताता है कि हम केवल इस दुनिया की चीजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी मौजूद है। लेकिन इस एहसास तक पहुंचने के लिए हमें मौन की आवश्यकता होती है। ईश्वर हमेशा मौन में प्रकट होते हैं। जब भी हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमेशा मौन के माध्यम से व्यक्त किया है। जब मूसा को ईश्वर का अनुभव हुआ तो वह किसी बड़े शोर में नहीं था, बल्कि वह एक जलती हुई झाड़ी के माध्यम से मौन में प्रकट हुए। जब ईसा मसीह ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में प्रार्थना की तो उन्होंने भीड़ से दूर जाकर एकांत में ईश्वर से संवाद किया। इसी तरह भारत के ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से मौन में आत्म साक्षात्कार किया। यह हमें बताता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सशक्त माध्यम मौन ही है। लेकिन समस्या यह है कि हम मौन में रहना ही नहीं चाहते। हम हर समय किसी न किसी चीज में उलझे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम शांत हो गए तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा, हमें अपने सवालों का सामना करना पड़ेगा। हम कौन हैं? हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? हम जो कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में अर्थपूर्ण है? लेकिन जब हम मौन को स्वीकार कर लेते हैं और इस डर से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमेशा हमारे पास ही थे, बस हमने ही उन्हें सुनने के लिए समय नहीं निकाला। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी अवस्था है, जहां हम अपने और ईश्वर के बीच किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना संवाद कर सकते हैं। जब हम मौन में जाते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे अपने शोर को कम करना शुरू करती है। पहले हमारा मन विचलित होता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हम भीतर से शांत होने लगते हैं।
यही वह क्षण होता है जब हमें ईश्वर की वास्तविक अनुभूति होती है। आज के समय में हम ईश्वर को केवल बाहरी साधनों में खोजने की कोशिश करते हैं, किसी चमत्कार में, किसी भौतिक सुख में, किसी विशेष स्थान पर। लेकिन ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे ही भीतर हैं और उनसे मिलने का मार्ग मौन के माध्यम से ही खुलता है। जब हम शोर को त्यागते हैं और खुद को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तभी हमें उनके अस्तित्व का वास्तविक अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति मौन को अपनाता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक करुणामय और अधिक संवेदनशील बन जाता है। वह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सीखता है। उसे जीवन का गहरा अर्थ समझ में आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मौन में होते हैं तो हम केवल ईश्वर से ही नहीं बल्कि अपने सच्चे स्वरूप से भी जुड़ते हैं। आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। वे शिकायत करते हैं कि प्रार्थनाएं व्यर्थ लगती हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता और आध्यात्मिकता केवल एक रस्म भर रह गई है। लेकिन इसका कारण यही है कि हमने अपने जीवन में मौन को खो दिया है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसे एक चेकलिस्ट की तरह पूरा कर देते हैं, न कि एक गहरे संवाद की तरह। ईश्वर को पाने के लिए केवल शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपने पूरे अस्तित्व को मौन में समर्पित करना पड़ता है। अगर हम सच में ईश्वर के रहस्य को समझना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में मौन को स्थान देना होगा। हमें अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालना होगा जहां हम किसी भी बाहरी चीज से विचलित न हों। कोई मोबाइल, कोई म्यूजिक, कोई बातचीत नहीं, केवल हम और हमारा मौन। यही वह स्थान है जहां हमें सच्ची शांति मिलेगी, जहां हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। चैप्टर 5, मौन और लिटर्जी, आध्यात्मिकता की गहराई को छूने का मार्ग। क्या आपने कभी किसी प्राचीन मंदिर, चर्च या मस्जिद में प्रवेश किया है जहां वातावरण इतना शांत होता है कि वहां जाते ही मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगता है? क्या आपने किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते समय यह महसूस किया है कि जब चारों ओर मौन होता है तो हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर क्रिया अधिक प्रभावशाली लगती है? यह मौन ही है जो लिटर्जी यानी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को वास्तविक आध्यात्मिकता से जोड़ता है। किसी भी धार्मिक क्रिया में मौन का कितना गहरा महत्व होता है और किस तरह यह ईश्वर से हमारे संबंध को और अधिक प्रगाढ़ बना देता है। आज के समय में जब हर जगह शोर हावी हो चुका है, तब भी हमारे मंदिरों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों में मौन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि मौन हमें बाहरी दुनिया की हलचल से हटाकर भीतर की शांति से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जाता है और वहां शांति और मौन का अनुभव करता है, तो उसका मन सहज रूप से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है। लेकिन यदि वही स्थान शोर से भरा हो तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है और वह ईश्वर से जुड़ने के अनुभव को खो देता है। लिटर्जी केवल मंत्रों, भजनों, प्रार्थनाओं या विधियों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संवाद है। यह वह पवित्र क्षण होता है जब मनुष्य ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है और उनकी उपस्थिति को अनुभव करता है। लेकिन इस संवाद को प्रभावी बनाने के लिए मौन अनिवार्य है। जब हम किसी प्रार्थना सभा या धार्मिक अनुष्ठान में होते हैं तो केवल शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे क्षण भी महत्व रखते हैं जब कोई शब्द नहीं होता। यह मौन ही है जो हमें प्रार्थना के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक मंत्रों, भजनों और संगीत का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें समझ में आएगा कि इन सब के बीच मौन ही वह तत्व है जो ईश्वर से हमारे संबंध को और अधिक गहरा बनाता है। जब कोई पुरोहित किसी प्रार्थना के दौरान कुछ क्षणों के लिए मौन रहता है, जब कोई भक्त अपने हृदय की पुकार को बिना शब्दों के ईश्वर तक पहुंचाता है, तब वास्तव में आध्यात्मिकता का जन्म होता है। मौन केवल एक खाली स्थान नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य उपस्थिति का संकेत है जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जब हम किसी लिटर्जी में भाग लेते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि शोरगुल से दूर
मौन में ही ईश्वर हमें सुनते हैं और हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। यह मौन हमें एक नए आयाम में ले जाता है, जहां हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। आधुनिक समय में लिटर्जी को लेकर एक बड़ी समस्या यह है कि हमने उसमें मौन को खो दिया है। हम चाहते हैं कि हर चीज अधिक से अधिक प्रभावशाली लगे। हम हर प्रार्थना को ऊंची आवाज में बोलते हैं, हर भजन को संगीत से भर देते हैं, हर अनुष्ठान को और अधिक भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी प्रयास में हम उस मौन को भूल जाते हैं जो वास्तव में हमें ईश्वर के निकट लाता है। आज जब हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हम देखते हैं कि वहां लोगों की बातचीत, मोबाइल फोन की आवाजें, आयोजनों की चहल पहल हर जगह व्याप्त होती है। यह सब कुछ हमें लिटर्जी के वास्तविक उद्देश्य से भटका देता है। हम धार्मिक स्थलों पर जाते तो हैं, लेकिन वहां भी हमारी आत्मा को वह शांति नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने मौन को स्वीकार करना बंद कर दिया है। लेकिन जब हम सच में किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मौन को अपनाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है। जब कोई प्रार्थना के बाद कुछ क्षणों के लिए मौन में खड़ा रहता है, जब कोई भक्त बिना शब्दों के ही अपनी भावनाओं को ईश्वर के समक्ष समर्पित करता है, तब वह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यदि हमें लिटर्जी को उसकी वास्तविक शक्ति में पुनः स्थापित करना है तो हमें मौन को उसमें पुनः शामिल करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर को केवल शब्दों से नहीं पाया जा सकता, बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए मौन आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि जब हम मौन में होते हैं तो हमारे मन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। कंक्लूजन: जब हम दुनिया की हलचल से दूर होकर मौन में प्रवेश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल एक साधारण अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने का मार्ग है। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा की पुस्तक द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति है जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। हमने इस किताब के विभिन्न अध्यायों के माध्यम से समझा कि कैसे मौन हमारे जीवन में एक गहरा बदलाव ला सकता है। यह हमें आधुनिक दुनिया के शोरगुल से मुक्त करके आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। जब हम मौन और लिटर्जी की शक्ति को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि धार्मिक अनुष्ठान केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि वे हमें ईश्वर के दिव्य रहस्य को समझने का अवसर देते हैं। जब हम मौन के माध्यम से ईश्वर के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा का पता चलता है। आज जब हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है, जब हम लगातार डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और बाहरी शोर से घिरे हुए हैं, तब हमें मौन की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। मौन हमें अपने भीतर झांकने, अपने विचारों को स्पष्ट करने और ईश्वर से एक गहरा संवाद स्थापित करने की शक्ति देता है। यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है और हमारी आत्मा को सुकून प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप अपने मन में व्याकुलता और असंतोष महसूस करें, जब आपको लगे कि जीवन में शांति और स्पष्टता की कमी है, तो मौन को अपनाइए। कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को थामिए और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। यही वह शक्ति है जो आपके जीवन में एक गहरा बदलाव ला सकती है। तो चलिए, बिना किसी डिले के डाइव करते हैं द पावर ऑफ नाउ की विजडम में और सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल बट पावरफुल प्रिंसिपल को फॉलो करके। लिव इन द नाउ। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। क्या आपने कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? वो नॉन स्टॉप चलता रहता है, बिना रुके। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कभी हम बेवजह ही परेशान हो जाते हैं, कभी किसी बीती हुई बात को लेकर दुखी हो जाते हैं, तो कभी आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये थॉट्स, ये इमोशंस, ये एंडलेस चैटर जो आपके दिमाग में चलता रहता है, क्या ये सच में आप हैं या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने माइंड नहीं हैं। सुनने में ये अजीब लग सकता है,
क्योंकि हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि आप अपने माइंड से कहीं ज्यादा हैं। आप सिर्फ अपने थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस नहीं हैं। आप उनसे अलग एक हायर कॉन्शियसनेस हैं। और जब तक आप इस रियलिटी को समझ नहीं लेते, तब तक आपका माइंड ही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। हमारा माइंड हमें इल्यूजन्स में फंसाए रखता है। जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते तो ये हमें ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी और सफरिंग की जाल में उलझाए रखता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो असल तकलीफ उस प्रॉब्लम से ज्यादा आपकी उसके बारे में सोचने से आती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया तो एक्चुअल पेन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होगा, लेकिन आपका माइंड उसे बार बार रिप्ले करेगा। आप उस मोमेंट को बार बार याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि उस वक्त आपको क्या कहना चाहिए था, और इस तरह आप अपनी ही मेंटल टॉर्चर को बढ़ाते रहेंगे। माइंड एक सर्वाइवल मशीन है। इसका काम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करना है, लेकिन जब ये आप पर हावी हो जाता है तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। माइंड का नेचर ही ऐसा है कि वो या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में। वो कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता, और यही हमारी सफरिंग की सबसे बड़ी वजह है। जब हम माइंड की सुनते हैं तो हम अपनी लाइफ को फुली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्यूटीफुल सनसेट देख रहे हैं, लेकिन आपका माइंड किसी और चीज में बिजी है। शायद आप किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में सोच रहे हैं या किसी आने वाली डेडलाइन की चिंता कर रहे हैं। उस मोमेंट में आप सच में उस सनसेट को फील ही नहीं कर रहे। माइंड ने आपको उस मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर दिया। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, ये हमारी पूरी लाइफ में होता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर बनकर देखें। जब भी कोई थॉट आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करें, बस उसे नोटिस करें और उसे जाने दें। इसे वॉचिंग द थिंकर कहते हैं। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे उससे डिटैच होने लगते हैं। आपको रियलाइज होता है कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप उनसे अलग हैं। यही अवेयरनेस ही पहला स्टेप है ट्रू फ्रीडम की ओर। जब आप समझ जाते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, तो आपको एक नई तरह की इनर पीस महसूस होने लगती है। अब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम सच में हैप्पी रहना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड की स्लेवरी से बाहर निकलना होगा। हमें अपने थॉट्स से आइडेंटिफाई करना बंद करना होगा और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम समझेंगे कि हम अपने माइंड नहीं हैं, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। तो अब आप सोचिए, आपका माइंड आपका मास्टर है या आप उसके मास्टर हैं? चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द, पेन आखिर आता कहां से है? क्या यह सिर्फ किसी चोट, बीमारी या किसी बाहरी परिस्थिति से जुड़ा होता है, या फिर इसका असली कारण कहीं और छुपा होता है? अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारा सबसे बड़ा दर्द बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, माइंड से आता है। हमारा माइंड लगातार नेगेटिव थॉट्स, रिग्रेट्स, गिल्ट और वरीज को दोहराता रहता है, और यही हमें तकलीफ देता है। लेकिन क्या हम इस पेन से बाहर आ सकते हैं? क्या हम सच में इनर पीस पा सकते हैं? पेन सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारे माइंड और ईगो से पैदा होता है। असल में जब भी हम किसी चीज से दुखी होते हैं तो वो पेन हमारे अंदर 2 लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है, एक फिजिकल लेवल पर और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पर। फिजिकल पेन तो समझ में आता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन सेल्फ क्रिएटेड होता है। हम किसी बीती हुई घटना को बार बार याद करके खुद को तकलीफ देते हैं, या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबकर अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करते हैं। हमारी सफरिंग का एक बहुत बड़ा कारण पेन बॉडी है। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होता है, जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं। ये हमारे पास्ट के सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, दुख, गम और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का एक कलेक्शन होता है। जब भी कोई सिचुएशन हमारे पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर करती है, तो हमारा पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है और हमें इंटेंस सफरिंग महसूस होती है।
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक छोटी सी बात पर भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख होने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सिचुएशन आपके पुराने वुंड्स को छू जाती है। आपका पेन बॉडी उस दर्द को फिर से जीने लगता है और आप उसमें फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने पेन बॉडी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम मानने लगते हैं कि यही हमारी रियलिटी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने पेन नहीं हैं। इस पेन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस, जागरूकता। जब आप अपने अंदर के पेन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जब आप इसे जज किए बिना सिर्फ एक विटनेस की तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे इसकी पकड़ आप पर कमजोर होने लगती है। क्योंकि पेन बॉडी को सरवाइव करने के लिए आपकी अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं और इसे पहचानने लगते हैं, ये डिसॉल्व होने लगता है। अब सवाल यह आता है कि हम अपने पेन को ऑब्जर्व कैसे करें। इसका पहला स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में आना। जब भी आप पेन महसूस करें तो अपने अंदर जाएं और पूछें, क्या मैं अभी इस मोमेंट में सच में दर्द में हूं या ये सिर्फ मेरे माइंड का क्रिएशन है? ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि रियल पेन इस मोमेंट में नहीं है, बल्कि आपका माइंड ही उसे दोहराए जा रहा है। जब आप इस जागरूकता में जीना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने ईगो और माइंड की ग्रिप से आजाद होने लगते हैं। ईगो हमेशा पेन को पकड़कर रखना चाहता है, क्योंकि वो उससे अपनी आइडेंटिटी बनाता है। लेकिन जब आप पेन को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं, तो ईगो की पकड़ टूटने लगती है। और यही असली फ्रीडम है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम सच में अपनी सफरिंग से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें अपने थॉट्स और इमोशंस से आइडेंटिफाई करना बंद करना होगा। हमें अपने पेन को एक्सेप्ट करके, उसे ऑब्जर्व करके और उसे जाने देने की प्रैक्टिस करनी होगी। यही असली इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने पेन को पकड़ कर रखना चाहते हैं या फिर उससे आजाद होकर एक नई लाइफ जीना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति कहां मिलती है? क्या वो किसी गोल को पाने में है? क्या वो फ्यूचर में कहीं छिपी हुई है, या फिर वो किसी बाहरी चीज से मिल सकती है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाए या फिर कोई खास चीज हासिल हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब भी हम कोई गोल हासिल कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि हम खुशी को गलत जगह खोज रहे हैं। सच्ची शांति और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी मोमेंट में, इसी पल में छिपी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा माइंड हमें कभी भी इस पल में फुली जीने नहीं देता। वो या तो पास्ट में खोया रहता है या फ्यूचर की चिंता में डूबा रहता है। हम हमेशा या तो रिग्रेट करते हैं कि बीते हुए वक्त में हमने क्या गलत किया, या फिर सोचते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं, नाउ, यानी यह वर्तमान क्षण। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी चीज को डीपली एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे किसी खूबसूरत सनसेट को देखना, किसी प्यारी सी धुन को सुनना या किसी बच्चे को खेलते हुए देखना, तो उस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्यों? क्योंकि उस पल में आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका माइंड किसी और चीज की तरफ भागता है, फ्यूचर की टेंशन या पास्ट के रिग्रेट्स की तरफ, तो सडनली आपकी पीस गायब हो जाती है। यही प्रॉब्लम है। हम अपनी पूरी जिंदगी नेक्स्ट मोमेंट के इंतजार में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि बस ये काम खत्म हो जाए, फिर मैं रिलैक्स करूंगा, बस थोड़े और पैसे आ जाएं, फिर मैं खुश रहूंगा, बस ये इश्यू सॉल्व हो जाए, फिर मैं शांत महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो फिर कभी आता ही नहीं। जब एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी साइकिल में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, डीपली इनटू द नाउ चले जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने गोल्स को भूल जाएं या फ्यूचर की प्लानिंग न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। जब आप किसी काम को करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करें
तो पूरे अवेयरनेस के साथ करें। जब आप किसी चीज को फील करें तो पूरी इंटेंसिटी के साथ करें। जब आप इस तरह से जीते हैं तो आपको एक अलग ही लेवल की इनर पीस महसूस होती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त हमें खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, कभी पास्ट की तरफ, कभी फ्यूचर की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब भी कोई थॉट आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करें, बस उसे नोटिस करें और उसे जाने दें। जब भी कोई फियर या एंजाइटी आए तो उससे लड़ने की बजाय उसे समझें कि यह सिर्फ माइंड का एक पैटर्न है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और आपका माइंड अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे लेवल पर पहुंच जाते हैं, और यही असली फ्रीडम है, यही असली पीस है। जब आप अब में जीना शुरू करते हैं तो सडनली आपकी लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है। छोटी छोटी चीजें भी मैजिकल लगने लगती हैं। एक सिंपल वॉक, एक कप ऑफ टी, एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन, सब कुछ नया और फ्रेश लगने लगता है, क्योंकि अब आप उन्हें पूरे प्रेजेंस के साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें डीपली इस मोमेंट में उतरना होगा। यही असली हैप्पीनेस है, यही असली सक्सेस है, और यही असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी नाउ में जीना चाहते हैं या फिर माइंड की बनाई हुई इल्यूजन्स में उलझे रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 4, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही है? आप रोज सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही बातें सोचते हैं, वही चिंता, वही डर, वही खुशियां। लेकिन क्या आपने कभी सच में अब को महसूस किया है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी या तो पास्ट की यादों में या फ्यूचर की चिंता में बिता देते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्ची जागरूकता सिर्फ इसी पल में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, जो कि एक ऐसी अवस्था है जहां आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप सिर्फ होने, बीइंग के अनुभव में आ जाते हैं। प्रेजेंस का मतलब यह नहीं कि आप कोई खास टेक्निक अपनाएं, कोई मेडिटेशन करें या खुद को अलग थलग कर लें। प्रेजेंस का मतलब है कि आप पूरी तरह से जागरूक, फुली अवेयर और इस पल में मौजूद, फुली प्रेजेंट हों। लेकिन यह इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माइंड हमें कभी भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं रहने देता। जैसे ही आप इस मोमेंट में आने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड तुरंत किसी और बात में उलझने लगता है। कल क्या हुआ था? आने वाले समय में क्या होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं? और इसी तरह के एंडलेस थॉट्स हमें इस पल से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो आप देखेंगे कि माइंड सिर्फ एक टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि वो चीज जो आपको कंट्रोल करे। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आप एक अलग ही एनर्जी महसूस करते हैं। आप सडनली अपने अंदर की शांति को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। आप हर चीज को क्लैरिटी के साथ देखने लगते हैं। आपका ईगो, जो हमेशा आपको अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं में उलझा कर रखता है, वो कमजोर होने लगता है। और जब ईगो कमजोर होता है तो आपकी असली शक्ति, ट्रू पावर, जाग जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी ऐसी चीज में पूरी तरह से डूब जाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, डांस करना या कोई खेल खेलना, तो उस वक्त आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है। आप ना तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना फ्यूचर के बारे में। आप सिर्फ उस मोमेंट में होते हैं। यही होता है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी इसी स्टेट में जीना सीख लें तो हमारी सफरिंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन इस स्टेट में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड बार बार हमें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं, आपका माइंड उसे जज करना शुरू कर देता है। ये अच्छा है या बुरा? मुझे ये पसंद है या नहीं? क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में हैप्पीनेस देगी? लेकिन प्रेजेंस में रहने का मतलब है कि आप इन जजमेंट्स को छोड़ दें
और हर चीज को बस वैसे ही ऑब्जर्व करें जैसी वो है, बिना किसी लेबल, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आपकी जिंदगी एक नए पर्सपेक्टिव से खुलने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। एक सिंपल वॉक, एक कप ऑफ टी, हवा की हल्की सी सरसराहट, हर चीज सडनली मीनिंगफुल लगने लगती है, क्योंकि अब आप उन्हें पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप दूसरों से भी एक नए तरीके से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि अब आप उनके साथ सिर्फ बॉडी और माइंड के लेवल पर नहीं, बल्कि एक डीपर कॉन्शियसनेस के लेवल पर कनेक्ट करने लगते हैं। जब आप प्रेजेंस में आ जाते हैं तो फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली खत्म होने लगते हैं, क्योंकि ये सारी नेगेटिव इमोशंस सिर्फ पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी होती हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा ना हुआ तो, लेकिन जब आप पूरी तरह से इस मोमेंट में होते हैं तो डर और चिंता की कोई जगह नहीं बचती। तब सिर्फ शुद्ध शांति, प्योर पीस और आनंद, प्योर जॉय बचता है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि द स्टेट ऑफ प्रेजेंस कोई लक्ष्य, गोल नहीं है जिसे हमें फ्यूचर में हासिल करना है, बल्कि यह वही चीज है जो इस पल में हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन इसे देखने और महसूस करने के लिए हमें अपने माइंड की इल्यूजन से बाहर आना होगा। जब आप इस पल को पूरी तरह से स्वीकार करना और जीना सीख जाते हैं तो सडनली आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी इस पल में जीने के लिए तैयार हैं, या फिर आप अभी भी पास्ट की शैडोज और फ्यूचर की वरीज में उलझे रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 5, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप्स में इतनी तकलीफ क्यों होती है? जो इंसान कभी हमारी सबसे बड़ी खुशी का कारण था, वही हमें सबसे ज्यादा दुखी क्यों कर देता है? प्यार, जो सबसे खूबसूरत एहसास होता है, वो अक्सर दर्द और कॉन्फ्लिक्ट में क्यों बदल जाता है? हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी के साथ सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं। ज्यादातर रिलेशनशिप्स अनकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स और ईगो बेस्ड डिजायर्स से चलती हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि वो इंसान हमारी खुशी, हमारी सिक्योरिटी और हमारी लाइफ का पर्पस पूरा करेगा। लेकिन यही सोच डिपेंडेंसी और अटैचमेंट को जन्म देती है। जब हम किसी और इंसान को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना लेते हैं तो हम अपने अंदर एक अधूरेपन, इनकम्प्लीटनेस की भावना पैदा कर लेते हैं। और जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें दुख और गुस्सा महसूस होने लगता है। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपेक्टेशंस, इनसिक्योरिटीज और ईगो क्लैशेस की वजह से होते हैं। हमारा माइंड हर वक्त किसी न किसी तरह की अप्रूवल, अटेंशन और वैलिडेशन चाहता है। जब हमें वो नहीं मिलता तो हम गुस्सा, नाराजगी या दर्द महसूस करने लगते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में प्यार कर रहे हैं या सिर्फ अपने ईगो की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चा प्यार तब संभव है जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और अपने पार्टनर को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा माइंड हमेशा पास्ट की यादों और फ्यूचर की एंजाइटीज में उलझा रहता है। हम अपने पार्टनर को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस के लेंस से देखते हैं, और यही हमारी सफरिंग का कारण बनता है। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स का मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप में जागरूकता, अवेयरनेस लाएं। जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हों तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहें, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस उनकी एनर्जी को महसूस करें। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरा गुस्सा है या मेरे ईगो की डिफेंस मैकेनिज्म? जैसे ही आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगते हैं। अधिकांश रिलेशनशिप्स लव और पेन का एक साइकिल होती है। पहले सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस और ईगो इंटरफियर करने लगते हैं। लेकिन अगर आप फुली प्रेजेंट रहते हैं तो आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं।
जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान मत दें, उनकी भावनाओं को महसूस करें, उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करें। एक रियल रिलेशनशिप दो माइंड्स के बीच नहीं बल्कि दो सोल्स के बीच होती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने ईगो ड्रिवन लव से बाहर नहीं आते तब तक हम सच्चे प्यार का अनुभव नहीं कर सकते। प्यार पॉजेसिवनेस या डिपेंडेंसी नहीं है बल्कि प्योर प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस है। जब आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, बिना उन्हें बदले, बिना उन पर कंट्रोल रखने की कोशिश किए, तभी आपका रिलेशनशिप ट्रूली एनलाइटेंड बन सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने रिलेशनशिप्स को हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाना चाहते हैं या फिर वही पुराना ईगो बेस्ड साइकिल दोहराते रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 6 द मीनिंग ऑफ सरेंडर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी चीज से लड़ रहे होते हैं, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, जब हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जब किसी चीज को बदलना हमारे बस में नहीं होता, तब हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। हमारा माइंड हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिंदगी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है? अगर मैं कहूं कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम सरेंडर करना सीख जाते हैं। सच्चा सरेंडर यानी आत्मसमर्पण हार मानना नहीं है, बल्कि जिंदगी को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसी वो इस मोमेंट में है। हम अक्सर सरेंडर का मतलब गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि सरेंडर करने का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं, अपने गोल्स या अपनी मेहनत को छोड़ दें। लेकिन असलियत में सरेंडर का मतलब है उस रेजिस्टेंस को छोड़ देना जो हमें इस मोमेंट के खिलाफ लड़ने पर मजबूर करता है। जब हम किसी सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे बदले की कोशिश किए, तो हम एक गहरे इनर पीस में आ जाते हैं। हमारी सफरिंग का असली कारण यही रेजिस्टेंस है। जब भी कोई दुखद या मुश्किल स्थिति आती है तो हम या तो उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर उसे जबरदस्ती बदलने की। सच्ची आजादी तब आती है जब हम पूरी तरह से इस मोमेंट को स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर एक्शन को बिना फियर और नेगेटिविटी के लेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी सिचुएशन को लेकर परेशान होते हैं तो असल परेशानी उस सिचुएशन से ज्यादा आपकी सोच में होती है? अगर आप उसे बिना जजमेंट के पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें तो सडनली उसका दर्द कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस से ही सफरिंग पैदा होती है। जब हम सरेंडर करना सीखते हैं तो हम अपने मन के अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल नेचर से लिया जा सकता है। क्या नदी कभी इस बात की चिंता करती है कि उसे किस दिशा में बहना चाहिए? क्या हवा कभी सोचती है कि उसे कितनी तेजी से चलना चाहिए? नहीं। प्रकृति में सब कुछ एफर्टलेसली फ्लो करता है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। लेकिन इंसान हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश करता है और इसी वजह से हम तकलीफ में रहते हैं। अगर हम भी उसी फ्लो में आ जाएं, उसी एनर्जी के साथ चलना सीख लें, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान और पीसफुल हो जाएगी। सरेंडर सिर्फ बाहरी सिचुएशंस के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इमोशंस के लिए भी जरूरी है। जब हम किसी दर्द या तकलीफ को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, बिना जजमेंट के, बिना उनसे लड़ने की कोशिश किए, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। सच्चा सरेंडर एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल एक्ट है। इसका मतलब है कि हम अपने ईगो की कंट्रोल करने की आदत को छोड़ दें और लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ चलें। इसका मतलब है कि हम हर मोमेंट को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो है, बिना रिग्रेट्स, बिना एक्सपेक्टेशंस, बिना फियर्स। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो एक अलग ही तरह की शांति हमें घेर लेती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सरेंडर करना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम लाइफ से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो है, तब हम सच में फ्री हो जाते हैं।
सच्ची खुशी और सच्ची शांति वही लोग महसूस कर सकते हैं जो खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं, जो हर सिचुएशन में ट्रस्ट रखते हैं और हर मोमेंट को पूरी तरह से जीते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी सरेंडर करना सीख सकते हैं? क्या आप भी लाइफ को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसी वो इस मोमेंट में है? या फिर आप उसी स्ट्रगल और रेजिस्टेंस में उलझे रहना चाहते हैं जिसमें आज तक पूरी दुनिया उलझी रही है? चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्ची आजादी सिर्फ और सिर्फ इस पल में जीने से आती है। हम जिंदगी भर या तो पास्ट की यादों में खोए रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होती है, नाउ, यानी यह वर्तमान क्षण। अगर हम इस पल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और जीना सीख लें तो हमारी सफरिंग खत्म हो सकती है, हमारा स्ट्रेस खत्म हो सकता है और हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने माइंड नहीं हैं, हम अपने थॉट्स नहीं हैं। हमारा माइंड हमें इल्यूजन में फंसाए रखता है और हमें इस सच से दूर कर देता है कि हम खुद ही पीस और हैप्पीनेस का सोर्स हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से अवेयर होकर प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो हम अपने अंदर की उस शांति को महसूस कर सकते हैं जो हमेशा से हमारे साथ थी। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक नई वे ऑफ लिविंग है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ओवर थिंकिंग माइंड से बाहर निकलकर सच्चे अवेयरनेस में आ सकते हैं, कैसे हम अपने इमोशंस, रिलेशनशिप्स और लाइफ सिचुएशंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम सरेंडर करना और लाइफ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं ताकि हम पूरी तरह से फ्री हो सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का सबसे जरूरी लेसन कौन सा लगा। क्या आप भी अपनी लाइफ में नाउ को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावरफुल ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही और बुक्स की समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।